एनी ऑफ द स्पेसीज ऑफ हेपेटाइटिस वायरस ना। अब उसकी कई सारे हैं, कोई भी हेपेटाइटिस वायरस हो सकता है, ए हो सकता है, बी सी डी। तो बेसिकली इन्फेक्शन है किसका, लीवर का है, काज्ड बाई कोई भी एक वायरस जो हेपेटाइटिस का हो। अच्छा, एक चीज और, कुछ सालों पहले तक सिर्फ और सिर्फ ए और बी को पहले माना गया, फिर उसके बाद सी आया, फिर डी आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो ये हेपेटाइटिस के वायरस है इन्हीं से वायरल हेपेटाइटिस होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वायरस हैं जो हेपेटाइटिस काज करते हैं। बहुत सारे वायरस और भी हैं जो हेपेटाइटिस काज करते हैं। लाइक साइटोमेगालो वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस, या इवन सब केसेस में रूबेला वायरस भी वायरल हेपेटाइटिस काज करता है। तो और भी दूसरे वायरस हैं जो हेपेटाइटिस काज करते हैं, लेकिन कॉमनली जो है वो जो हेपेटाइटिस के वायरस हैं मेन, ए बी सी डी, इन्हीं को हम लोग मान के चलते हैं। अब इसमें जो है ज्यादातर हम जो पढ़ेंगे बी और सी के बारे में ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक को देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज है, ये सबको याद होनी चाहिए, जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जब हम बात करते हैं, हेपेटाइटिस की बात हो रही है, हेपेटाइटिस ए, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो दिया गया है वो अराउंड 10 to 50 डेज है ना। हेपेटाइटिस ए वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड जो है 10 to 50 डेज का है। अब ये तो इसका नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड है। अब ऑन एवरेज जो निकाला जाता है उसमें ये बताया गया कि 2 to 4 वीक्स, ऑन एवरेज जो है इसका 2 to 4 वीक्स होता है हेपेटाइटिस ए वायरस का। वैसे तो 10 to 50 डेज है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ये है सही है, 10 to 50 डेज। ऑन एवरेज यूजुअली 14 to 28 डेज, यानी 2 to 4 वीक्स का इसका अगर वीक्स की आप बात करेंगे तो इस तरीके से भी इसको बताया जा सकता है इन जनरल। अब ठीक है, अब ये क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन है, वायरल जितने भी आप हेपेटाइटिस पढ़ेंगे सबके इंक्यूबेशन पीरियड में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिलेगा। 10 to 50 डेज आपको याद रखना है इसका मेन इंक्यूबेशन पीरियड है। और रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसका कितना, सॉरी, इसका मोस्ट कॉमनली रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, तो फीको ओरल रूट इसका मोस्ट कॉमन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका, या रूट ऑफ ट्रांसमिशन जिसको हम कहते हैं, वो फीको ओरल रूट है। इसके अलावा कुछ रेयरली, मतलब रेयरली हो सकता है तो पेरेंट्रल रूट से भी हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी रेयर है लेकिन हो सकता है, मे बी। और सेक्सुअल ट्रांसमिशन में जब बात करते हैं तो उसमें मेनली जो है होमोसेक्सुअल जो होते हैं उनमें कॉमन है, अगर होगा भी तो, है ना ये है। लेकिन मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी वायरस, अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखिए यहाँ पे लिखा है 3 to 180 डेज, कितना लिखा हमने, 3 to 180 डेज लिखा है। इसके अलावा अगर, 30। हाँ सॉरी, 30 to 180 डेज का है ना, 30 से 180 दिन का है। अब वीक्स की बात जब हम करते हैं तब 6 वीक to 6 मंथ याद करने का इसका एक तरीका ये है कि इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, 6 वीक to 6 मंथ फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस, 6 वीक to 6 मंथ। क्यों, क्योंकि अब अभी यहाँ पे 30 से 180 दिन मैंने लिखा है, ठीक है। और उसी बुक में आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ 50 to 180 डेज भी लिखा हुआ है, 50 to 180 डेज भी लिखा हुआ है। तो यूजुअल में आप याद करिए हेपेटाइटिस बी वायरस 30 to 180 डेज इंक्यूबेशन पीरियड, और जब वीक्स की हम बात करेंगे तो 6 वीक to 6 मंथ। अब इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी वायरस का रूट ऑफ मेजर, या जो हम कहते हैं कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होगा हेपेटाइटिस बी वायरस का। तो एसेंशियली ये क्या है, ये एक ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है, हेपेटाइटिस बी जो है ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है। तो पेरेंट्रल रूट इसका क्या मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, या मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो होगा वो पेरेंट्रल रूट है। अब पेरेंट्रल रूट के बाद पेरीनेटल ट्रांसमिशन भी इसमें बहुत कॉमन है। पेरीनेटल ट्रांसमिशन का मतलब क्या, वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू डेवलपिंग फीटस। तो वो दूसरा पेरीनेटल ट्रांसमिशन भी होता है, इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी है। अदर रूट्स इसमें जैसे चाइल्ड टू चाइल्ड जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, एक अदर रूट्स में एक ट्रांसमिशन और होता है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, या चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है। अब वो जो स्किन कंडीशंस होती है, कुछ फिजिकल कांटेक्ट दोनों चिल्ड्रन के बीच में, दोनों बच्चों के बीच में हो जाए, उसके जरिए फैल सकता है, बट दीज आर वेरी रेयर, दीज आर वेरी रेयर। हेपेटाइटिस सी वायरस इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 वीक्स to 6 मंथ इसका भी है, इसका जो है
2 वीक्स टू 6 मंथ हेपेटाइटिस सी वायरस का। अब इसका भी मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो पेरेंट्रल रूट है। हेपेटाइटिस बी वायरस 2 to 12 वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, और इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है सेम एज इट इज हेपेटाइटिस बी, जैसे हेपेटाइटिस बी का एज सेम इसका हेपेटाइटिस बी का भी है। एंड हेपेटाइटिस ई वायरस 3 to 8 वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, और रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होगा, फीको ओरल रूट होता है। इसका भी रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो फीको ओरल रूट है। तो ए और ई सी को ओरल रूट है, बी और सी पेरेंट्रल रूट है। और इसी के साथ साथ बी को भी आप हेपेटाइटिस बी की तरह ही ट्रीट करिए, कि जो बी का जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वही हेपेटाइटिस बी का भी होगा। ठीक। अब इनके कॉजेटिव एजेंट बताइए। हेपेटाइटिस ए का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? हेपेटाइटिस ए का जो होता है उसको हम कहते हैं एंटेरोवायरस 72। एंटेरोवायरस 72, या इसी को पिकोरना वायरस भी कहा जाता है। ठीक, एंटेरोवायरस 72 हेपेटाइटिस ए का पॉजिटिव एजेंट है। हेपेटाइटिस बी का हेपेडना वायरस। ठीक है, इसी को डेन पार्टिकल्स भी बोलते हैं ना, हेपेडना वायरस या डेन पार्टिकल्स। हेपेटाइटिस सी का इसका जो पॉजिटिव एजेंट होगा हेपेटाइटिस सी का, दैट इज हिपैसी वायरस। हिपैसी वायरस या फ्लेवी वायरस। हाँ, हेपेटाइटिस जी का जो पॉजिटिव एजेंट होता है ये वायरस नहीं बल्कि इसको विरियॉइड्स लाइक इसको बोलते हैं। इसकी स्पेसिफिक कुछ अभी नहीं बताया गया इसके बारे में। विरियॉइड्स लाइक ये होते हैं। और हेपेटाइटिस ई, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज कैल्सी वायरस। अब इसमें एक चीज याद रखने की है, जितने भी ये वायरस हैं सब के सब आरएनए वायरस है एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। इसमें देखिए इसके नाम में ही डीएनए लगा हुआ है ना, हेपेडना वायरस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो डीएनए वायरस है, बाकी और जो चारों वायरस हैं ये आरएनए वायरस होते हैं। तो ये चीजें हो गई, इसका जनरल डिस्क्रिप्शन था। बी वायरस के बारे में याद रखिएगा, डेन पार्टिकल भी इसको कहते हैं। और यही एक जो वायरस है ये डीएनए वायरस है, बाकी तमाम जो है वो आरएनए वायरस होते हैं। भाई ये पहला हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए को हम एपिडेमिक जॉन्डिस या इन्फेक्शस हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। हेपेटाइटिस ए को अगर हम बात करें तो इसको हम एपिडेमिक जॉन्डिस भी कहते हैं। एपिडेमिक जॉन्डिस या इन्फेक्शस जॉन्डिस। अब डिफिनीशन कोई पूछे कि हेपेटाइटिस ए की डिफिनीशन क्या है, तो वही है सेम, acute infection of liver caused by hepatitis A virus। acute infection of liver caused by hepatitis A virus, इसको इन्फेक्शस या एपिडेमिक जॉन्डिस भी आप कहते हैं caused, ना। अब इसमें कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं यूजुअली। हेपेटाइटिस ए के बारे में एक चीज याद रखिएगा, इट इज अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। इट इज ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। अगर इसमें कोई इंटरवेंशन ना भी किया जाए तो अप टू 6 वीक, 6 हफ्ते जाते जाते ये ऑटोमेटिक जो है ये रिजॉल्व कर जाती है, हेपेटाइटिस ए। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है, एंट्रोवायरस 72 पिकोरना वायरस इसका होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अभी हमने पीछे बात की थी, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है 10 to 50 डेज का। 10 to 50 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब यूजुअली या ऑन एवरेज जब हम बात करते हैं तो वो हो जाता है 14 to 28 डेज। 14 to 28 डेज। अब ये वेरी करता रहता है इसी 10 से 50 के बीच में। तो एवरेज 14 से 28 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। अब इसकी पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी 2 वीक्स बिफोर टू 1 वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस। यानी जॉन्डिस एक बार हो गई पेशेंट को तो उसके 1 हफ्ते बाद तक ये और इन्फेक्टिव रहेगा, यानी दूसरों तक ट्रांसमिशन इसका हो सकता है उस इन्फेक्टेड पर्सन से।
अ, दोनों सेक्सेस में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। और चिल्ड्रन में, खास तौर पे जब चिल्ड्रन की बात की जाती है, हेपेटाइटिस ए जो होती है बच्चों में अगर हो रही है, तो बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन उनके में जो डिजीज का कोर्स है वो बहुत माइल्ड होता है, या सब क्लिनिकल केसेस बच्चों में ज्यादा होते हैं। जो एक्यूट केस होता है वो एडल्ट्स में ज्यादा कॉमन होता है। रिजर्वायर इसके ह्यूमन केसेस हैं, बस इसे एक एक लाइन अगर आप याद। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है दैट इज फीको ओरल रूट। इसके अलावा पेरेंटल और सेक्सुअल रूट से भी अनकॉमन रूट्स हैं, लेकिन ट्रांसमिशन हो सकता है। दीज रूट्स आर अनकॉमन बट ट्रांसमिशन यूजुअली जो पूछा जाता है ना कि मोस्ट कॉमन रूट क्या होगा ट्रांसमिशन का, किसी भी डिजीज के बारे में जब बात करते हैं। बाकी बहुत सारे हैं, रूट्स हैं, हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन वही याद रखना हमें, दैट इज फीकल ओरल रूट, या जिसको हम फीको ओरल रूट कहते हैं। अब इसके क्लिनिकल फीचर देखिए। हेपेटाइटिस ए का मैं क्लिनिकल फीचर आपको बता दे रहा हूँ, ये जितनी भी हेपेटाइटिस है सब पे इसको लागू कर दीजिएगा, सबके सेम आपको मिलेंगे क्लिनिकल फीचर्स। इनिशियल स्टेजेस में जब इन्फेक्शन होता है, तो शुरुआत में सबसे पहले फीवर, फीवर एंड चिल्स, जनरलाइज वीकनेस। ये प्रोड्रोमल फीचर्स हैं जो अक्सर डिजीजेज में मिलते हैं, यहाँ भी सेम मिल रहे हैं। फीवर एंड चिल्स है, हेडेक है, जनरलाइज वीकनेस है ना, ये सारे हैं। अब इसके बाद जो शुरू होता है, जो थोड़ा सा स्पेसिफिक फीचर जो शुरू होगा हेपेटाइटिस से इन्फेक्शन का, यहाँ से शुरू होता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब भूख ना लगना। नाजिया एंड वोमिटिंग, डार्क कलर यूरिन, या कोला कलर्ड इसी को बोलते हैं ना, डार्क कलर्ड यूरिन एंड जॉन्डिस। ये अब यहाँ से, ये इसके स्पेसिफिक फीचर्स थे सब। ठीक है, ये प्रोड्रोमल फीचर थे, ये स्पेसिफिक फीचर। क्लिनिकल फीचर है हेपेटाइटिस ए में हमने बात की है, यही सब में आप हर जगह इसको इस्तेमाल करिएगा। सब क्लिनिकल फीचर्स ऑलमोस्ट जो है सबके सेम होते हैं। फीवर एंड चिल्स है, जनरलाइज वीकनेस है, हेडेक है, एनोरेक्सिया, नाजिया, वोमिटिंग, डार्क ब्लड यूरिन एंड जॉन्डिस। ये तो हो गए इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब इसका जो प्रिवेंशन की आप बात कर लीजिए हेपेटाइटिस ए वायरस की, तो देखिए हेपेटाइटिस ए अभी हमने बात की थी, इट इज अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है ना। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अगर कोई ट्रीटमेंट ना भी किया जाए तो मोर देन 98%, 99% जो है पेशेंट जो है वो रिजॉल्व कर जाते हैं। तो फिर ये है कि भाई वैक्सीन की जरूरत क्यों पड़ती है। वैक्सीन यूजुअली जो है, देखिए किसी भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अभी इस वैक्सीन को इनकारपोरेट नहीं किया गया। जो दो वैक्सीन बनी है, और यूजुअली बनाने वाले कहाँ के लोग हैं, चाइना वाले हैं इसकी वैक्सीन, है ना। तो अभी किसी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इनकारपोरेटेड ये नहीं है इसकी वैक्सीन। दो तरीके की वैक्सीन होती है, एक तो इनएक्टिवेटेड है, दूसरी लाइव एटिन्यूएटेड है। एक वैक्सीन है फॉर्मल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। फॉर्मल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, अब इसकी यूजुअली जो है दो डोज इस्तेमाल होती है, दो डोज। दूसरी जो है वो लाइव वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, सिंगल डोज सबक्यूटेनियस में इस्तेमाल की जाती है। दूसरी लाइव एटेन्यूएटेड है, सिंगल डोज सबक्यूटेनियस। अब इनको ज्यादातर जो है रिजर्व रखा गया फॉर ट्रेवलर्स, कि कहीं पे अगर इसका एपिडेमिक हुआ है इस डिजीज का और कोई ट्रेवल करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए ये रिजर्व है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अभी इनको इनकारपोरेट नहीं किया गया है वैक्सीन। अब एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो यूज की जाती है नॉर्मली। ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक, ह्यूमन आईजी। अब ये नॉन स्पेसिफिक होती हैं, नॉन स्पेसिफिक होती हैं, बहुत ज्यादा इनका यूज नहीं किया जाता। हाँ, किसी से एक्सपोजर है, क्योंकि खास तौर से जो है ना, यंगर एज के चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो उनको दिया जा सकता है। अदरवाइज जो है इनका भी बहुत ज्यादा यूज नहीं है। रीजन सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होने की वजह से, और इनिशियल स्टेजेस में जो है ये एसिम्टोमेटिक होती है, कोई सिम्टम भी नहीं मिलता है आपको।
ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पे अब स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक के बारे में मैंने बताया था। नॉन स्पेसिफिक जो होती है यूजुअली जो है 1000 या उससे ज्यादा डोनर्स से के इम्यूनोग्लोबुलिन से ये प्रिपेयर की जाती है, अब जिसमें दो एंटीबायोटिक और दो एंटीवायरल इनकी जो है खासियत यह है उसके खिलाफ जो है अ, इसको कहें डिफेंस होना चाहिए इसमें। दो एंटीवायरल और दो एंटीबैक्टीरियल डिजीज के खिलाफ इसका इफेक्ट होना चाहिए, जो नॉन स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं फिक्स जो है वो नहीं होती। अब जो स्पेसिफिक होती है वो खास तौर से उन्हीं डोनर से बनाई जाती है जो उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से जो अभी जिनको इन्फेक्शन हुआ था और वो अब कहते हैं कि अब वो सही हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रहा है उनके में इन्फेक्शन। तो एंटीबॉडीज उनकी बॉडी में बन चुकी होती है, तो वहां से अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेते हैं तो वो स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, और ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन है। और इसका इंजेक्शन लगता है, डोज जो इसकी होती है 0.02 से लेकर 0.06 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज होता है ना। ये था हेपेटाइटिस के बारे में। सेकेंड जो है ये अब इम्पोर्टेंट है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जिसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। सीरम हेपेटाइटिस इसका जो पॉजिटिव एजेंट है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस एक ये हेपेटिना वायरस है, डबल शेल डीएनए वायरस होता है। और इसकी जो डिस्कवरी की थी, इसको डिस्कवर किसने किया था? हेपेटिना वायरस को जो डिस्कवर किया था ब्लमबर्ग ने 1963 में। 1963 में ब्लमबर्ग ने हेपेटिना वायरस को डिस्कवर किया था। डबल शेल डीएनए वायरस है ना, और इसी को डेन पार्टिकल भी हम कहते हैं। इसका रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी वायरस का रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन जो होगा मैन होगा, अब चाहे वो केस हो या कैरियर हो। अब देखिए यहाँ पे एक बात, वैसे तो ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है यूजुअली जो है ये एक्यूट सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, लेकिन कुछ पोर्शन जो होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन वो क्रोनिक हो जाते हैं। जब क्रोनिक एक बार इन्फेक्शन हो गया हेपेटाइटिस बी का, तो अब वो लाइफ लॉन्ग जो है वो वायरस को शेड करता रहेगा। वो क्रोनिसिटी जो होती है वो कैरियर स्टेट में फिर वो बदल जाती है। अब वो कंटिन्यूअसली जो है हेपेटाइटिस बी वायरस को वो शेड करते रहते हैं। करीब वही 5 से 10% है, 5 से 10% है जो कैरियर हो जाते हैं। फाइव, ठीक है, 5 to 10% जो है वो कैरियर स्टेट में चले जाते हैं, बाकी जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। अब इसमें एक खास बात, इसका जो हेपेटाइटिस बी वायरस हमने क्लिनिकल फीचर्स हमने पढ़ लिया, फीवर, चिल्स, हेडेक, डार्क यूरिन, जॉन्डिस, नाजिया, वोमिटिंग है। हाँ, ये सब इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब कुछ परसेंट केसेस, अब जो ये कैरियर है, यही कैरियर जो है ये क्रोनिसिटी हो गई। क्रोनिसिटी में एक खास बात ये है, ये लीवर सिरोसिस काज करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है, वो क्रोनिक कैरियर स्टेट अगर बन गई तो कॉम्प्लिकेशन के तौर पे जो होता है वो सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर। और सिरोसिस ऑफ लीवर के बाद फिर एंड स्टेज डिजीज की हम बात करें तो हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा। यही जो 5 to 10% है, उनका जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है दैट इज सिरोसिस ऑफ लीवर। अब लीवर सिरोसिस में देखिए ना, आपने पढ़ा होगा सिगरेट कभी है ना, वो लीवर सिकुड़ के छोटा हो जाता है। लेकिन जब भी सिरोसिस होती है इनिशियल स्टेज में पहले हिपेटोमेगैली होती है। इनिशियल स्टेजेस में पहले हिपेटोमेगैली होती है, उसके बाद फिर जाके सिरोसिस डेवलप होना शुरू होती है, यानी कि अब वो धीरे धीरे छोटे हो वहां पे जो रफ, उसका जो लीवर का सरफेस स्मूथ है वो धीरे धीरे रफ होना शुरू होता है, और उसका साइज जो है वो कम होता चला जाता है, कंट्रैक्ट करने लगता है। और दूसरे अब जो सिरोसिस ऑफ लीवर के स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है, इसी को आप हम कहते हैं ना क्रोनिक लीवर डिजीज। क्रोनिक लीवर डिजीज है, अब इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो गया, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है, उसके नतीजे में एसाइटिस हो जाती है। और इसी पोर्टल हाइपरटेंशन का एक और जो कॉम्प्लिकेशन है इसोफेजियल वायरसिस की ब्लीडिंग। इसोफेजियल वायरसिस डेवलप हो जाती है, उसकी ब्लीड हो सकती है। या इसी तरीके से
ना, एनल कैनाल में भी वेराइसेस बनती है जिनकी ब्लीडिंग होने लगती है, और ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, और लास्ट में क्या है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, अल्टीमेटली डेथ। ठीक, ये इसके कॉम्प्लिकेशन थे। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है 30 to 180 डेज, कहीं कहीं 50 to 180 डेज भी आपको मिल जाएगा। एंड इन जनरल 6 वीक टू 6 मंथ, 6 वीक टू 6 मंथ जो है इसका इंक्यूबेशन, मीन इंक्यूबेशन पीरियड जब बात करते हैं तो वो कहा जाता है कि लेस देन 100 डेज, लेस देन 100 डेज इसका जो है मीन इंक्यूबेशन पीरियड है, मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड लेस देन 100। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, मोस्ट कॉमनली जो है इसका, हमने जब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की थी, तो ब्लड बॉर्न का मतलब क्या है, पेरेंट्रल रूट से। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मोस्ट कॉमनली या मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन, या यूं कह लीजिए पेरेंट्रल ट्रांसमिशन, जिसको पेरेंट्रल रूट इसेंशियली जो है ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्टेड ब्लड से ये फैल सकता है, या ब्लड प्रोडक्ट्स जो ट्रांसफ्यूज किया जाता है अलग अलग, यानी प्लेटलेट्स आप यूज कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा कभी कभी ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, तो वो क्या है, वो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं। या होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, वो पूरा एज ए होल ब्लड हो गया, तो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स का अगर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उससे ये फैल सकती है कॉमनली। डायलिसिस है, कंटामिनेटेड सिरिंजेस यूज की जा रही है, या कंटामिनेटेड नीडल्स आप यूज कर रहे हैं। आईवी ड्रग एब्यूजर्स जो होते हैं, वो एक ही ड्रग को, अब जो ये ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, या यूं कह लिए नशेड़ी, देखिए सबसे अच्छी दोस्ती जो है वो नशेड़ियों के बीच में होती है। आप और हमारे में आसानी से दोस्ती नहीं होगी, लेकिन अगर दोनों लोगों को किसी नशे की लत है कॉमन, तो दोस्ती सबसे पहले हो जाएगी। फिर उसमें कोई किसी चीज का कोई बैरियर नहीं रहता है। तो वही हाल है, जो आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं, एक ही नीडल पे हर कोई इस्तेमाल कर लेता है, उन्हें इससे नहीं मतलब कि आगे क्या होना है, उन्हें पहले नशा चाहिए। तो आईवी ड्रग एब्यूजर्स वो भी एक कॉमन काज हो जाता है इसी पेरेंट्रल रूट का, ब्लड बॉर्न यानी पेरेंट्रल रूट। इसके बाद पेरिनेटल ट्रांसमिशन, सॉरी, ये जो ब्लड बॉर्न है ये इसी पेरेंट्रल रूट में ही इसको लिखे, है ना। पेरीनेटल ट्रांसमिशन यानी वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम जो कैरियर मदर है, क्रोनिक इन्फेक्शन था मदर में, अब उसके आप स्प्रिंग को, या यूं कह लीजिए जो डेवलपिंग फीटस है उसको, जो ये ट्रांसमिशन हो सकता है। एंड सेक्सुअल रूट, सेक्सुअल ट्रांसमिशन में भी मोस्ट कॉमनली जो है रेयर है, कॉमन रूट नहीं है। और जो कॉमनली, अब इस रेयर में भी जो कॉमनली जो होता है वो मेल होमोसेक्सुअल्स में, ठीक है, मेल होमोसेक्सुअल्स को पर्टिकुलरली जो है ये हाइयर रिस्क ग्रुप है अगर हम बात करें सेक्सुअल ट्रांसमिशन की। अब देखिए यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, इसका इंक्यूबेट इन्फेक्शन हो गया, क्लिनिकल पिक्चर्स हमने देखी थी। अब इसमें ये जो स्लाइड है, इसको जितने समझ लिया, वो हेपेटाइटिस बी वायरस का जो अक्सर मैंने देखा इसका जो क्वेश्चन आया यहीं से आता है इसी तरीके से। तो इनिशियली जो इसके जो मार्कर्स होते हैं जो सीरम में अपीयर होते हैं उसी की हम बात करेंगे, इन द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, सबसे पहले क्या अपीयर हो रहा है। अब यही जो मार्कर्स हैं यही सबसे कॉमन चीज इसकी है जो इंपॉर्टेंट भी है। HBsAg, जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया एंटीजन या सरफेस एंटीजन भी इसको हम कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन या सरफेस एंटीजन, HBsAg, फर्स्ट एंटीजन टू अपीयर इन द सीरम। सीरम में जो पहला एंटीजन अपीयर होता है वो HBsAg है, एंड दिस इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का सबसे पहला एविडेंस जो होता है वो HBsAg है, और सबसे पहले यही जो है अपीयर भी होता है सीरम में। एंड दिस इस HBsAg को, इसी HBsAg को कहा जाता है एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। दिस इज अ मार्कर, एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इन ऑस्ट्रेलिया। अब HBsAg की जगह पे हो सकता है सरफेस एंटीजन लिख के दे दे, या ऑस्ट्रेलिया एंटीजन के भी नाम यूज किया जाता है इसको। सेकंड देखिए, HBsAg कोर एंटीजन है, ये हेपेटाइटिस बी का कोर एंटीजन है। ये जब भी अ, अकेले ये सीरम में कभी नहीं मिलेगा, कमजोर आदमी अकेले सीरम में नहीं आएगा। जब भी आएगा HBsAg ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद ही HBsAg वहां पे मिलेगा। एलोन कभी नहीं है अपीयर होता, अगर कह लीजिए कि पहले HBC मिल जाए कभी, या सिर्फ और सिर्फ HBsAg मिल जाए, तो ये नामुमकिन सी बात है, कभी नहीं मिलेगा। HBeAg ये इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, जो उसका ना एक इन्वेलप कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल, तो वो उसको इन्वेलप के नाम से जानते हैं। तो सेक्रेटरी फार्म है किसका, HBcAg का। अब ये जो HBeAg है, इट इंडिकेट्स एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, अगर ये सीरम में मौजूद है HBeAg, दैट मीन्स कि अभी जो है वो
वायरस जो है वो रेप्लिकेट हो रहा है, डिजीज क्या है, एक्टिव फॉर्म में है। वायरस अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, तो डिजीज क्या है, एक्टिव फॉर्म में है। तो दिस इज अ मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी फॉर हेपेटाइटिस बी, यानी अभी जिस पर्सन के सीरम में एचबीईएजी मौजूद है, अभी वो इन्फेक्टिव है और दूसरों को ये ट्रांसमिट कर सकता है। तो इट इज ए मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी फॉर हेपेटाइटिस बी। अब यही एचबीईएजी अगर मोर देन 3 मंथ परसिस्ट कर गए, फॉर मोर देन 3, एक बार हमने कराया, हमें एचबीईएजी मिल गया, फिर से हमने उसका वायरल मार्कर कराया, हमने वायरल मार्कर फिर से कराया, तो और 3 महीने के बाद फिर देख रहे हैं फिर एचबीईएजी मौजूद है अभी, तब अब ये होता है कि अब ये लाइवलीहुड है, ये चांसेस अब बढ़ गए इस चीज के कि अब ये डिजीज जो है ये प्रोग्रेस कर गई किसमें, क्रोनिसिटी में, यानी क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन अब हो गया है। अब आइए यहाँ से अब एंटीबॉडीज बनना शुरू हो रही हैं। एंटी एचबीसी, एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, एचबीसी है, इसके खिलाफ जो है ये पहली एंटीबॉडी बनती है। फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन द सीरम, है ना, आईजीएम एंटी एचबीसी इंडिकेट्स ए डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी। अब कहीं पे भी आईजीएम अगर एंटीबॉडी मिल रही है, सिंपल सा फार्मूला है कि अगर कहीं पे भी आईजीएम एंटीबॉडी मिल रही है, दैट मीन्स कि वो एक्यूट केस अभी, आईजीएम अगर मिले तो रिसेंट इन्फेक्शन को ये डिनोट करती है। तो आईजीएम एंटी एचबीसी इट इंडिकेट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी। अब आईजीजी अगर है तो ये क्रोनिक फॉर्म को बताती है। तो अगर आईजीजी मौजूद है तो दैट मीन्स कि अब वो एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है, आईजीजी एंटी एचबीसी है, यानी आईजीजी एंटीबॉडीज अगर मौजूद हैं तो वो एक्यूट फॉर्म को तो उसने एक्सक्लूड कर दिया, अब ये क्रोनिक फॉर्म को बताएगा। एंटी एचबीई यानी जो एनवेलप एंटीजन था उसके खिलाफ एंटीबॉडीज अब बन रही है, एंटीबॉडीज टू हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन ना, सिग्नल्स स्टॉपेज ऑफ एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए एचबीईएजी ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा था, एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन का, जब इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई दैट मीन्स कि अब वायरल रेप्लिकेशन या जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन था अब वो रुक गया है। तो वही एंटी एचबीई वही बताता है, सिग्नल्स स्टॉपेज ऑफ एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन एंड इट इंडिकेट्स एंड ऑफ पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। दूसरी चीज क्या था कि मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी फॉर हेपेटाइटिस बी, और जब इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई तो अब ये जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी थी उसको भी खत्म कर देगा, जब वायरस का रेप्लिकेशन खत्म हो गया तो उसकी पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी वो भी वहीं पे खत्म हो जाएगी। अब लास्ट है एंटी एचबीएस, है ना, लास्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन द सीरम। सबसे पहला जो एंटीजन आता है सीरम में वो वो एचबीएस एजी है, यानी सरफेस एंटीजन है, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। और सबसे लास्ट में इसी के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बनती है, लास्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन द सीरम दैट इज एंटी एचबीएस, है ना, सिग्नल्स रिकवरी एंड ऑफ पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। यानी अब ये अगर एक एंटी एचबीएस अगर मौजूद है सीरम में तो ये किस चीज को बताएगी, इट इंडिकेट्स रिकवरी, की रिकवरी हो रही है, जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसके अलावा रिकवरी कब होगी, या तो वैक्सीनेशन हो जाए, है ना, वैक्सीनेशन हो जाए, इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो इम्यूनिटी डेवलप हो गई, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन, वो काम हो सकता है, या वैक्सीनेशन कर दिया गया, वैक्सीनेशन के नतीजे में भी एंटीबॉडीज जो है वो बन जाती है, इम्यूनिटी जो है वो मौजूद हो जाती है। तो दोनों चीजें जो है एंटी एचबीएस अगर मौजूद है, एंटी एचबीएस अगर मौजूद है और साथ में अगर आईजीजी एंटीबॉडीज भी मिल रही हैं, दैट मीन्स कि अब वो रिकवरी हो रही है धीरे धीरे हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन से, और सिर्फ अगर एंटी एचबीएस है तो वो जो इम्यूनिटी बताती है या रिकवरी बताती है वो बताती है वैक्सीनेशन से, वैक्सीनेशन के जरिए। अब इसको पहले इसका ये देख लीजिए, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, दो तरीके की इसकी वैक्सीन है, दोनों के दोनों ही अगर आप कहें तो ए सेल्यूलर फ्रैक्शन की है, ए सेल्यूलर फ्रैक्शन की है। एक तो प्लाज्मा ड्राइव्ड वैक्सीन है ना, इस फार्मोलिन इनएक्टिवेटेड सब यूनिट वैक्सीन है, प्लाज्मा ड्राइव्ड बेस्ड ऑन एचबीएसएजी ड्राइव्ड फ्रॉम कैरियर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी। सेकेंड चीज जो है डीएनए वाली जो है वो ईस्ट ड्राइव्ड वैक्सीन है। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी की, जो रिकम्बिनेंट वैक्सीन है वो किससे बनती है, तो वो ईस्ट सेल से बनाई जाती है, ईस्ट सेल से, रिकम्बिनेंट डीएनए ईस्ट ड्राइव्ड वैक्सीन जेनेटिकली इंजीनियरिंग के जरिए ये बनाई जाती है। ईस्ट सेल में एक डीएनए का पार्टिकल जो है हेपेटाइटिस बी के वायरस का वो ईस्ट के सेल में जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब एज ए फॉरेन बॉडी ये जो डीएनए गया ईस्ट सेल में वो एंटीजन का काम करता है, उसके खिलाफ जो ईस्ट सेल है
वो बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनाती है, जो सिमिलर होते हैं, सेम जैसा इंजेक्ट किया गया था उसी के जैसे, जो मॉर्फोलॉजिकली, और यूं कह लीजिए कि उसका जो एक्शन है ना, वो बस थोड़ा सा जेनेटिकली इंजीनियर किया जाए, बाकी जो पूरी मॉर्फोलॉजी है वो सेम होती है उनकी दोनों की। तो उसी वहीं से फिर उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ईच सेल से, और फिर उसको वॉश करके और दूसरे तरीके से फिर वो उसको वैक्सीन तैयार कर ली जाती है। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है वो रिकम्बिनेंट डीएनए ईस्ट ड्राइव्ड वैक्सीन ही यूज होती है ना। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन्स यूज किए जाते हैं इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स यूज किए जाते हैं, और ये स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं ना। किसके लिए ये जरूरी है? फॉर सर्जन्स, नर्सेज, लेबोरेटरी वर्कर्स। इसके अलावा न्यूबॉर्न इन्फेंट्स ऑफ कैरियर मदर एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी पेशेंट। ठीक है, इनके लिए ये जो है रिजर्व है। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन है, इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए इसको जरूरी माना गया। आइडियली एडमिनिस्टर्ड विद इन 6 आवर्स, 6 घंटे के अंदर अंदर इनको आइडियल कंडीशन है एडमिनिस्टर करने की। लेकिन अप टू 48 आवर्स इनको एडमिनिस्टर किया जा सकता है, लेकिन 2 दिन के बाद फिर ये रिकमेंडेशन नहीं है कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाए या इनको एडमिनिस्टर किया जाए। डोज क्या है? 0.05 to 0.07 ml पर केजी, और 2 डोज देते हैं 30 डेज अपार्ट, यानी 1 मंथ के गैप पे 2 डोज दी जाती है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन की। ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। एक बार मुझे याद है 2019 या 20 में, 2020 में या 2019 में इसी तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। तो अब जैसे ये आपके सामने एच बी एस एजी, एंटी एच बी एस, एंटी एच, ये क्या है? ये सीरम में अपीयर हो रहे हैं, किस तरीके से अपीयर हो, कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे। अभी हमने ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस सबका पढ़ लिया, कौन कैसे आ रहा है, किसको क्या खासियत है, क्या चीज बताता है वो। तो अब यहाँ से इसको देखिएगा, जो हेपेटाइटिस एच बी एस एजी जो सरफेस एंटीजन है, सपोज दैट सीरम में सरफेस एंटीजन जो है ये प्रेजेंट है। अब हम इस तरीके से इसको सिर्फ डिनोट कर रहे हैं कि जो सरफेस एंटीजन है ये प्रेजेंट है, और साथ में एंटी एचबीसी जो एंटीबॉडीज मिल रही है कोर एंटीजन के खिलाफ, वो कौन सी एंटीबॉडी मिल रही है हमें? आईजीएम टाइप की मिल रही है, आईजीएम। बाकी जो है एंटी एचबीएस अभी ये नहीं है ना, ये नहीं है। और एच बी ई एजी जो है ये पॉजिटिव मिल रहा है आपको, एंटी एच बी ई ये नहीं है। अब इंटरप्रिटेशन में देखिए, एच बी ई एजी किस चीज को बता रहा है? एक्टिव वायरल रिप्लिकेशन को, वायरस रेप्लिकेट हो रहा है ना, वायरस क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। आईजीएम एंटीबॉडीज किस चीज को बताती हैं? एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन। और एचबीएसएजी जो है फर्स्ट एविडेंस है इन्फेक्शन का ना, एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर एचबीएसएजी। पहला जो एंटीजन जो होता है वही अपीयर होता है सीरम में, तो सबसे पहले ये अपीयर हो चुका है, आईजीएम एंटीबॉडीज है, यानी कि अभी एक्यूट फेज में है, और एक्यूट फेज में ही जो एंटी एचबी या वायरल रेप्लिकेट भी होता है, वायरस का रेप्लिकेशन यानी पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। तो ओवरऑल इंटरप्रिटेशन क्या बन रहा है इसका, कि जो ये डिजीज स्टेटस है, जो वायरल मार्कर हमने कराए हैं, वो किस चीज को बताता है? एक्यूट हेपेटाइटिस बी। ठीक। और यही क्वेश्चन आया हुआ था पहली लाइन वाला, पेपर देखिएगा 2019 का, इसमें कहीं ना कहीं ये मिलेगा। एक्यूट हेपेटाइटिस बी, इसका इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक। अब सेकंड में फिर अब देखिए, एच बी एस एजी मौजूद है अभी, ये तो एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर सरफेस एंटीजन, इसको तो रहना ही रहना है अगर इन्फेक्शन हो रहा है हेपेटाइटिस बी का। तो एच बी एस एजी मौजूद है, एंटी एच बी एस अभी भी एब्सेंट है। अब यहाँ पे आईजीएम की जब हम बात करते हैं ना, एंटी एचबीसी में आईजीएम की जगह पे अब आपको मिल रहा है आईजीजी, आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी। साथ में वायरस अभी भी रेप्लिकेट हो रहा है। हमने एक चीज बताई थी कि अगर ये एच बी ई एजी परसिस्ट कर रहा है फॉर मोर देन 3 मंथ, फॉर मोर देन 3 मंथ, तो अब हम मान लेंगे कि अब ये क्रोनिक स्टेज में पहुंच गया है ना। एच बी ई एजी अभी भी परसिस्ट कर रहा है, साथ में अब यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम की जगह पे जी आ गई, अब ये क्रोनिक स्टेट को ऑलरेडी ये बता रहा है। और एंटी एच बी ई जो है ये निगेटिव। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ जो है एक इम्यूनोग्लोबुलिन के चेंज होने से जो पूरा इंटरप्रिटेशन है वो आपका चेंज हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन जो है वो, अब आप मान के चलिए कि ये जो है ये 3 मंथ से ज्यादा का एच बी ई एजी है जो प्लस में आपको मिल रहा है ना। तो अब यहाँ पे इंटरप्रेट करिए इसको, कैसे इंटरप्रेट करेंगे? Chronic क्रोनिक chronic hepatitis B.
HBeAg किस चीज को बताता है? एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन को बताता है ना। हाँ, तो आपका जो पहला इंटरप्रिटेशन था वो सही था, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। अब यहाँ पे विद लगा दीजिए क्योंकि HBeAg मौजूद है, तो विद एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन। विद एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन क्रोनिक हेपेटाइटिस बी हो गया। HBsAg फिर अभी भी इसको प्रेजेंट रखिए, और एंटी HBs को अभी निगेटिव में रखिए आप, एब्सेंट में। यहाँ पे जो एंटी HBC यानी जो एंटीबॉडीज बन रही हैं कोर एंटीजन के खिलाफ, वो अभी भी IgG है। ठीक, एक चीज ये होगी। HBeAg अब यहाँ पे निगेटिव हो गया, HBeAg जो है ये एब्सेंट हो गया, एंटी HBe जो है ये प्रेजेंट हो गया। एंटी HBe अगर मौजूद हो गया तो ये किस चीज को बताता है कि अब जो एक्टिव वायरल क्योर रेप्लिकेशन था ये खत्म हो चुका है ना। स्टॉपेज ऑफ एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, एंटी HBe, है ना, एनवेलप एंटीजन था। तो HBe जब ये प्लस होगा तो ये ऑटोमेटिक जो है निगेटिव हो जाएगा। अगर ये प्लस हो रहा है तो ये निगेटिव होना ही होना है। और इधर जो एंटीबॉडीज थी कोर एंटीजन के खिलाफ, वो क्रोनिक स्टेट वाली बता रही IgG, और HBsAg ये तो प्रेजेंट ही है। अब इसमें बताइए। क्योर्ड केस है ये। क्योर्ड केस कहाँ से अभी नहीं, आएगा? क्योर कैसे? HBsAg तो HBsAg भी अभी मौजूद है और एंटी HBC भी मौजूद है, तो क्रोनिक ये भी हेपेटाइटिस क्रॉनिक तो। हाँ, क्रॉनिक होगा सर। हाँ बिल्कुल। और लेकिन एक्टिव रेप्लिकेशन नहीं होगा। हाँ, अब एक्टिव रेप्लिकेशन ये नहीं है, लेकिन क्रोनिसिटी तो मेंटेन है ना उसकी। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में ये है अभी भी ये इन्फेक्शन। अब यहाँ से आइए फोर्थ से आप देखेंगे, अब HBsAg जो है ये एब्सेंट हो गया। HBsAg एब्सेंट, नहीं थर्ड, अभी एक बार और इसको प्रेजेंट कर लीजिए। ये भी और एंटी HBs ये भी प्रेजेंट हो गया। HBsAg भी प्रेजेंट है, एंटी HBs भी प्रेजेंट है। इम्यूनोग्लोबुलिन वही IgG। ठीक है, IgG। अब इसके बाद देखिए HBeAg और एंटी HBe में दो चीजें आपको मिल सकती हैं, प्लस माइनस दोनों चीजें, या तो प्लस मिलेगा या माइनस। यहाँ भी रखिए कि या तो प्रेजेंट मिलेगा या तो एब्सेंट मिलेगा। अब HBeAg और एंटी HBe में एक चीज याद रखिए, अगर एक प्लस है तो एक निगेटिव होना है। HBeAg अगर प्रेजेंट है तो एंटी HBe एब्सेंट है, एंटी HBe अगर प्रेजेंट है तो HBeAg इसको एब्सेंट रहना है। दोनों में ये लगाया कि मे बी दोनों में से कोई एक प्रेजेंट रह सकता है। एंटी HBs भी मौजूद है यहाँ पे, सरफेस एंटीजन के खिलाफ जो है अब वो एंटीबॉडीज बनने लगी है। एंटी रिकवरी। HBs, अब ये जो देखिए ये थोड़ा सा ना अलग टाइप का केस है, 10% केस इस तरीके के मिलते हैं जिसको कहा जाता है विद हेट्रोटाइपिक एंटी HBs। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है ये अभी, 10% केस इस तरीके के भी मिलते हैं। रिकवरी अभी हम नहीं मानेंगे। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है, हेट्रोटाइपिक किसको कहते हैं? हेट्रोटाइपिक एंटी HB। ये अराउंड जो है 10% केसेस इस तरीके के मिलते हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी विद हेट्रोटाइपिक एंटी HBs। अब इसमें देखिए तमाम चीजें लगभग लगभग पॉजिटिव नेगेटिव के स्टेट में मिल जाती हैं इस तरीके से। अब एक्यूट हेपेटाइटिस बी को आपने एक जगह तो इस तरीके से कर लिया था, अब एक एक्यूट हेपेटाइटिस बी की और इंटरप्रिटेशन करना है। अब वो कैसे करेंगे? ये एब्सेंट है, HBsAg जो है एब्सेंट है, एंटी HBs जो है ये भी एब्सेंट है, एंटी HBC जो है वो IgM टाइप की है, एंटी HBC जो है वो IgM टाइप की है, एंटी HBe जो है वो निगेटिव है। यानी अब यहाँ से एक चीज आपको मिलेगी, अ, या तो ये प्रेजेंट रहे, या तो ये प्रेजेंट रहे, या किसी किसी केसेस में ये एब्सेंट भी मिल सकती है, लेकिन एंटी HBe जो है ये एब्सेंट रहेगी। तो जैसे ही IgM मिलेगा, आंख बंद करके हमको क्या करना है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी पे टिक मार देना कहीं पे भी। सिर्फ यहीं पे नहीं, किसी भी इन्फेक्शन में अगर आपको IgM की प्रेजेंस आपको दिखा दी गई है कि यहाँ पे IgM प्रेजेंट है, तो फिर वो एक्यूट केस ही होता है। तो सरफेस एंटीजन वो भी खत्म हो चुका था, सरफेस एंटीजन की अभी एंटीबॉडीज लेकिन नहीं मिली है।
यहाँ पे ये है कि एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन में भी हो रहा था या स्टॉप हो गया था, इसका जो है अभी पूरी तरीके से जो है वो कंफर्मेटरी नहीं, या तो पॉजिटिव है या तो निगेटिव है। आईजीएम जरूर मौजूद है वहां पे, एंटी एचबीसी में आईजीएम मौजूद है और एंटी एचबी अभी नहीं हुआ है। तो ये चीज अगर ये निगेटिव है तो फिर आपके पास इंटरप्रिटेशन में एक ही चीज बचती है आईजीएम की बेसिस पे, दैट इज एक्यूट हेपेटाइटिस बी। एक्यूट हेपेटाइटिस बी। अब दो चीजें, अब यहाँ से रिकवरी फेज स्टार्ट होता है। एच बी एस एजी निगेटिव है, एच बी एस एजी निगेटिव, एंटी एच बी एस अब यहाँ पे प्रेजेंट है, एंटी एच बी एस यहाँ पे प्रेजेंट है। एंटी एच बी सी की जो एंटीबॉडीज होंगी वो आईजीजी, आईजीजी मिल रहा है, और साथ में एच बी ए जी ये भी एब्सेंट है, यानी एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, और एंटी एच बी में भी प्रेजेंट आर एब्सेंट, एंटी एच बी में भी प्रेजेंट आर एब्सेंट। अब ये जो होता है ये रिकवरी होती है, रिकवरी फ्रॉम हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। जब रिकवरी का फेज स्टार्ट होता है तो इस तरीके से वायरल मार्कर्स आपको मिलेंगे, यानी अब हम कहेंगे कि जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होना शुरू हो गई है। रिकवरी फ्रॉम हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होना शुरू हो। अब मान लीजिए यहीं पे अगर किसी पेशेंट को वैक्सीनेट कर दिया गया होता तो उसके में क्या मिलता, वो लास्ट वाला यही, वैक्सीनेशन के नतीजे में वायरल मार्कर में क्या मिलेगा। तो एच बी एस एजी जो है ये एब्सेंट है, एंटी एच बी एस इस चीज को प्रेजेंट रहना है, एंटी एच बी एस को प्रेजेंट रहना है, यही तो बताता है लास्ट में रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन। एंटी एच बी एस सबसे लास्ट में, यही जो एंटीबॉडीज है वो सीरम में अपीयर होती है। एंटी एच बी सी ये निगेटिव, खत्म, ना तो आईजीजी है ना तो आईजीएम, यानी क्रोनिक कैरियर स्टेट जो थी वो भी खत्म हो गई, जो क्रोनिक स्टेट था वो भी खत्म हो गया। एच बी ए जी जाहिर सी बात है इसको तो एब्सेंट रहना ही रहना, और इसको भी एब्सेंट रहना। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास लास्ट में एंटी एच बी एस बचा है। दैट मीन्स की इम्यूनिटी डेवलप हो गई, वैक्सीनेशन के नतीजे में यही वायरल मार्कर आपको मिलेंगे। वैक्सीनेशन में हर चीज एब्सेंट रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एंटी एच बी एस, और एंटी एच बी एस सबसे लास्ट में सीरम में अपीयर होता है। ये क्या बताता है, रिकवरी फ्रॉम द इन्फेक्शन, यानी जो है अब इम्यूनिटी पूरी तरीके से डेवलप हो गई है, इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो गई। तो ये इंटरप्रिटेशन इस तरीके से इसका किया जाता है वायरल मार्कर्स का। पीछे लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि किस तरीके से वो अपीयर होते हैं। अब इसके बाद एक इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस सी को, उसको देखिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी बन जाता है। इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो बात करेंगे। हेपेटाइटिस सी वायरस, अगर डिफिनीशन की आप बात करिए तो वही है कि इन्फेक्शन ऑफ लीवर ड्यू टू, अब यहाँ पे क्योंकि हेपेटाइटिस है ड्यू टू हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है ना, इन्फेक्शन ऑफ लीवर ड्यू टू हेपेटाइटिस सी वायरस, रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस सी। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करेंगे। अच्छा, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। हेपेटाइटिस हाँ, हेपेटाइटिस वायरस या फ्लावी वायरस जिसको कहते हैं ना, मोड आरएनए ऑफ, हाँ आरएनए वायरस है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 वीक्स टू 6 वीक, पहले तो ये 2 वीक टू 6 वीक। पॉजिटिव एजेंट क्या था, हिपेसी वायरस, हिपेसी वायरस या इसको फ्लेवी वायरस की जीनस है ये। ठीक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताइए इसका, मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू परक्यूटेनियस पेरेंट्रल रूट, इसको लेके आइए। पेरेंटल पेरेंट्रल रूट क्यों कहते हैं, सेम बता रहा हूँ मैं इसको, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ से इसको देखिएगा ना, ये है, यहाँ से हम दिखा रहे कैसे कैसे ये जैसे इसका ट्रांसमिशन होता है। सबसे पहली चीज वही कि कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके अलावा ब्लड प्रोडक्ट्स, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स, या इवन किसी इन्फेक्टेड पर्सन का आर्गन ट्रांसप्लांट अगर किया जा रहा है। देखिए ये जो आर्गन ट्रांसप्लांट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये चीजें जो 1997 से पहले जो है इस तरीके से होती थी। अब क्या है, अब ये एक चीज मैंडेटरी कर दी गई है कि कोई भी ब्लड प्रोडक्ट है अगर उसको ट्रांसफ्यूज करना है या आर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो एज ए स्क्रीनिंग
हेपेटाइटिस सी जरूर की जाती है उस प्रोडक्ट पे। उस पर्सन में भी की जाती है जो डोनर होता है, जो रेसिपिएंट होता है उसमें भी स्क्रीनिंग की जाती है। अलॉन्ग विद HIV 1 2 एंड HbS AG की भी इस पे स्क्रीनिंग की जाती है। लेकिन हेपेटाइटिस सी की 1997 के बाद से मैंडेटरी कर दी गई है। तो यूजुअली जो है अब ये रेयर है, बट मोस्ट कॉमनली जो है ये इसका ट्रांसमिशन का रूट यही है। कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड प्रोडक्ट्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। पेरिफेरी में अभी भी डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सिंगल सीरिंज से काम चला लेते हैं। सेकंड चीज वही है, इंजेक्शन विद कंटामिनेटेड सिरिंज। इंजेक्शन विद कंटामिनेटेड सिरिंज। एंड लास्ट में जो है वही IV ड्रग जो लेते हैं वाया इंजेक्शन, है ना, इंजेक्शन ड्रग यूज जिसको हम कहते हैं, इंजेक्शन ड्रग यूज। ये तो ये हो गया। ये अब एक रूट जो हम ये तो, इसको आप तीनों के तीनों आप किस में लेके आएंगे, पेरेंटल में। पेरीनेटल में क्या है कि जो बच्चा है वो पैदा हो रहा है किससे, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्टेड मदर से, तो वो पेरीनेटल ट्रांसमिशन भी हो जाता है। पेरीनेटल ट्रांसमिशन ना, इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैल सकता है, सेक्सुअल रूट से भी फैल सकता है, लेकिन वो लेस कॉमन है, दीज आर लेस कॉमन। हाँ, हेपेटाइटिस सी वायरस किससे नहीं फैलेगा, एक चीज ये भी है कि हेपेटाइटिस सी किसी ने नहीं फैलेगा। तो मान लीजिए हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड मदर है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं फैलेगा, ब्रेस्ट मिल्क से नहीं फैलता है, फूड एंड वाटर से एक नहीं फैलता, या हगिंग किसिंग या शेयरिंग फूड, इन सब से भी नहीं फैलता है, देखिए ना। या अगर आप इवन जो है ना किसी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका अगर ड्रिंक्स भी उसकी शेयर कर लेते हैं, यानी एक ही गिलास से अगर वो भी वो पानी पी रहा है और उसी गिलास को आपने भी यूज कर लिया, तो भी चांसेस नहीं है हेपेटाइटिस सी वायरस के ट्रांसमिशन के। इंक्यूबेशन पीरियड 2 वीक टू 6 वीक है। पॉजिटिव एजेंट हेपेटाइटिस वायरस है ना। अब इसके सिम्टम्स सेम एज इट इज वही, फीवर, चिल्स, जनरलाइज वीकनेस, एनोरेक्सिया, नाजिया, वोमिटिंग, डार्क कलर्ड यूरिन है, जॉन्डिस है। इसमें एक चीज और होती है, पेन। अब पेन तो वैसे कोई भी हेपेटाइटिस होगी, ABCD जो भी हो, उसमें जो है पेन होता है। कहाँ पे, एट द साइट ऑफ लीवर ना, वहां पे पेन मिलेगा। अब यहाँ इसमें दो तीन चीजें, क्वेश्चन ये भी बनता है कि ना, मोस्ट कार्सिनोजेनिक टाइप ऑफ हेपेटाइटिस कौन सी होगी। मोस्ट कार्सिनोजेनिक हेपेटाइटिस वो यही होती है, हेपेटाइटिस सी होती है, हेपेटाइटिस सी। और एक चीज और, मैंने लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने गलत बताया था, इस बार उसको सही कर रहा हूँ। एक तो मोस्ट कार्सिनोजेनिक हेपेटाइटिस सी है, और ये के लिए मोस्ट क्रोनिक कौन सी होती है, क्रोनिसिटी जिसमें सबसे ज्यादा होती है, वो इसी में होती है, हेपेटाइटिस सी में ही होती है। या मोस्ट कार्सिनोजेनिक भी हेपेटाइटिस सी है, एंड मोस्टली जो क्रोनिसिटी जो है वो भी सबसे ज्यादा जो है हेपेटाइटिस सी में ही डेवलप होती है। कैसे, अब इसको समझिएगा। कार्सिनोजेनिक की बात अभी कर लेते हैं। जब मान लीजिए ये माना जाता है कि 80% जो पर्सन होते हैं जिनको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन होता है, इनिशियल इन्फेक्शन, उसमें से 80% लोग जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, कोई सिम्टम नहीं होता, उनको अभी आप किनारे कर दीजिए। अब जो 20% लोगों को जो इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, अब उसमें से हम देखेंगे कि उसमें से जो 75 to 80% है, 75 to 80% केसेस जिनमें सिम्टम्स डेवलप हो रहे थे, ये डेवलप कर जाते हैं किसमें, क्रोनिक इन्फेक्शन में। ये डेवलप हो गए किसमें, क्रोनिक इन्फेक्शन में डेवलप हो गए। 75 to 80% सिम्टोमेटिक केसेस जो थे वो क्रोनिक इन्फेक्शन डेवलप कर गए। अब ये जो 75 to 80% क्रोनिक इन्फेक्शन था, इन्हीं में से इन्हीं में से 60 to 70% पर्सन, या 60 to 70% क्रोनिक पर्सन जो थे वो डेवलप करते हैं क्रोनिक लीवर डिजीज। क्रोनिक लीवर डिजीज जो ये स्पेक्ट्रम है, एक तरीके से आप कह लीजिए, जब हम एंड स्टेज लीवर डिजीज की बात करते हैं तो वो क्रोनिक लीवर डिजीज की ही हम बात करते हैं। उसमें सिरोसिस भी आ जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन भी आ जाता है, इसोफिजियल वेराइसिस की ब्लीडिंग भी आ जाती है। अ, इसके अलावा एसाइटिस भी, ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन एसाइटिस डेवलप हो रही है। तो ये तमाम जो पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम है, ये इसमें आ जाते हैं, क्रोनिक लीवर डिजीज में आ जाते हैं। तो 60 to 70% ऑफ दैट क्रोनिक इन्फेक्टेड पर्सन डेवलप क्रोनिक लीवर डिजीज। ठीक है। अब क्रोनिक लीवर डिजीज है, अब इसमें से ये होता है कि
क्रोनिक लीवर डिजीज है। अब इनकी डेथ कितने लोगों की हो जाएगी? तो अराउंड जो है 1 to 5% जो है, 1 to 5% जो है वो उनकी डेथ होगी ड्यू टू सिरोसिस और लीवर कैंसर। लीवर कैंसर, ठीक है। तो मोस्ट कार्सिनोजेनिक अभी भी यहाँ से आपको नहीं समझ, 1 से 5% आप कह रहे हैं कि ठीक है। अब एक सर्वे में ये बात आई कि पूरे जो लीवर कैंसर के पेशेंट है पूरे वर्ल्ड में, लीवर कैंसर के जो पेशेंट्स है वर्ल्ड वाइड, इसमें से जो अंडरलाइंग काज है, 25% जो लीवर कैंसर पेशेंट है उनका जो अंडरलाइंग काज है वो हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक। तो वर्ल्ड वाइड जो है जितने भी लीवर कैंसर के पेशेंट्स है उनमें जो अंडरलाइंग काज माना गया कि 25% तक जो उनको जो काज था लीवर कैंसर का वो हेपेटाइटिस सी वायरस था। तो दो चीजें आपके सामने आ गई, मोस्ट कार्सिनोजेनिक हेपेटाइटिस सी, और सबसे ज्यादा क्रोनिसिटी भी इसी डिजीज में डेवलप होती है, क्रोनिसिटी। अब हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? इनिशियल स्टेज में देखिए एसिम्टोमेटिक है, नहीं बन पाती है ना। क्रोनिक और एक्यूट इन्फेक्शन को कैसे करेंगे वो भी नहीं पता। दो एक चीजें हैं जिसकी वजह से इसको जो है डायग्नोस किया जाता है, उसमें से एक चीज है जिसको रीबा कहते हैं हम लोग। रीबा, रीबा क्या है? रिकम्बिनेंट इम्यूनोब्लॉट एसे। ठीक है, रिकम्बिनेंट इम्यूनोब्लॉट एसे। और दूसरा जो है हेपेटाइटिस सी आरएनए टेस्टिंग, हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए टेस्टिंग। ये दो तरीके हैं जिससे इसकी डायग्नोसिस की जाती है। ट्रीटमेंट की बात हम करते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस को ट्रीट कैसे किया जाता है? तो जाहिर सी बात है, देखिए एक चीज तो यहीं पे नोट कर लीजिए कि देयर इज नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। जाहिर सी बात है, अब क्या लाना है हमें? एंटीवायरल। तो इसकी जो है कॉम्बिनेशन में इसको आमतौर से ट्रीट किया जाता है, जो कम रिकमेंडेड रिजीम इसकी है, रिकमेंडेड रिजीम जो इसकी है ट्रीटमेंट के लिए वो है इंटरफेरॉन रिबाविरिन। एक मिनट, डायग्नोसिस। ठीक, ये जो है दो, इंटरफेरॉन और रिबाविरिन, ये जो है इसकी रिकमेंडेड जो है वो ट्रीटमेंट गाइडलाइन है कि इस तरीके से इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। आपने पूछा तो डायग्नोसिस के लिए, तो डायग्नोसिस यूजुअली जो है इसकी दो तरीके से करते हैं, एक तो हेपेटाइटिस सी आरएनए वायरस की टेस्टिंग, और दूसरा जो है जिसको हम रीबा कहते हैं। रीबा का मतलब ये रिकम्बिनेंट इम्यूनोब्लॉट एसे, रिकम्बिनेंट इम्यूनोब्लॉट एसे। ठीक, दो इसकी टेस्टिंग है, कोई खास बात नहीं है, इसको हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में वो नहीं पूछा जाएगा। इंटरफेरॉन और रिबाविरिन जो है ये इसका रिकमेंडेड जो है ट्रीटमेंट रिजीम है। मेन स्टे ऑफ हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट का यही है। अब इसमें जो इंटरफेरेंट है, सॉरी इंटरफेरॉन जो है, ये इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है ग्लोबली, जो है ये अवेलेबल नहीं, कुछ कंट्रीज में जो है सिर्फ और सिर्फ ये अवेलेबल है। तो सिर्फ और सिर्फ रिबाविरिन से भी इसको ट्रीट किया जाता है। दूसरी चीज ये भी है कि इंटरफेरॉन जो है इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, साइड इफेक्ट्स जो है इसके बहुत ज़्यादा है। ये मान के चला जाता है बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो इंटरफेरॉन और रिबाविरिन के साथ ले रहे हैं, मे भी वो अपना ट्रीटमेंट रिजीम पूरा ना कर पाए और पहले ही वो उनकी डेथ हो जाए। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो है ग्लोबली इंटरफेरॉन की नॉन अवेलेबिलिटी और टॉलरेबिलिटी भी इसकी सही नहीं है। तो सिंगल ड्रग से रिबाविरिन से भी इसको ट्रीट किया जाता है, रिबाविरिन से भी इसको ट्रीट कर दिया जाता है। ये था हेपेटाइटिस सी वायरस। अब थोड़ा सा देखिए हेपेटाइटिस ई के बारे में, बस यही जितना लिखा है मैंने इतना ही आपको याद रखना है। इसको जो सिनोनिम है, इंटरिकली ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस नॉन ए नॉन बी, है ना। एंटेरिकली ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस नॉन ए नॉन बी। तो क्या ये वाटर बॉर्न डिजीज है? इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस का फीको ओरल रूट है, फीको ओरल।
ना, ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर और फूड सप्लाई, तो वो फीको ओरल रूट ही हो जाता है, कंटामिनेटेड बाई फीसेस। तो ये जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो फीको ओरल रूट। इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 8 वीक्स, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड दैट इज 3 to 8 वीक। अब इसके बारे में एक ही चीज पूछी जाती है कि मोस्ट फर्मिनेंट फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी, वो यही है, हेपेटाइटिस सी है ना। हेपेटाइटिस सी वायरस फर्मिनेंट फॉर्म इज कॉमन इन हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद हाई केस फर्टिलिटी रेट अप टू 80% ना। तो 20% लोगों को अगर हेपेटाइटिस सी प्रेगनेंसी में हो रहा है, तो उसमें से जो है 80% तक की डेथ हो सकती है। 20% को हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो सकता है प्रेगनेंसी में, और उसमें से 80% को डेथ हो सकती है। तो मोस्ट परमानेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी इज हेपेटाइटिस ई। अब इसकी हेपेटाइटिस सी की पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी अननोन है, अभी तक नहीं बताई जा सकी है कि कितनी इसकी पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी होगी। अब इसके सिम्टम्स जो तमाम सबके सिम्टम्स है वही इसके